हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 6। हम लोग अभी चैप्टर 2 में हैं। चैप्टर 2 का यूनिट 1 जनरल एंट्री चल रहा है बच्चों। और आज हम लोग का जनरल एंट्रीज का क्या है, मॉक टेस्ट है। ओके, आज हम लोग जनरल एंट्रीज का मॉक टेस्ट करेंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज क्रेडिटेड टू। जब सैलरी एम्प्लॉय को दिया जाता है तो क्या एंट्री करते हैं बच्चों? एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट में देखो बच्चों कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम्प्लॉय अकाउंट हम लोग नहीं यूज करते हैं। सैलरी अकाउंट कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज क्रेडिटेड टू। तो क्रेडिट में क्या रखते हैं, कैश। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड, यानी कि बच्चों जो हमारा जो ड्यू है, डेट का मतलब क्या होता है, ड्यू, वो जब बैड हो जाए, बैड हो जाए मतलब डूब जाए, तो कौन से अमाउंट को या कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना। मान लो जैसे राम को सोल्ड किए, तो सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, मान लो 5000। तो राम को सोल्ड किए तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा राम से अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। राम बच्चों क्या है, राम हमारा डेटर हो गया, जिसको सेल करते हैं डेटर। और डेटर को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल भी कहेंगे, यानी डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। तो राम को सेल किए तो राम टू सेल हो गया। अब अगर राम से हम पैसा लेंगे, मान लो रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, रिसीव्ड फ्रॉम राम मान लो 5000, तब जनरल एंट्री क्या होगा, तब जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, मान लो 5000। तो यहाँ पे राम तुम्हारा क्या हो गया, गुड डेटर हो गया। जो डेटर पैसा दे दे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गुड डेटर कहेंगे। लेकिन जब आपका जो डेप्ट है, जो आपका ड्यू है, वो बैड हो जाएगा, यानी पैसा ना आकर क्या हो गया, आपका पैसा, राम से जो पैसा आना था, आपने जो सेल किया था 5000 का, वो पैसा ना आकर आपका क्या हो गया, डूब गया। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये कैश के जगह पे कौन सा अकाउंट खोलेंगे, बैड डेट्स। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, राम अकाउंट। बैड डेट्स को डेबिट में क्यों देखा है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, आपका पैसा डूब रहा है। और जनरल एंट्री का गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट के लिए, कि लॉस होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में। और राम को क्रेडिट में क्यों दिखा है, क्योंकि राम डेटर है, देखो डेबिट बैलेंस है। डेटर का मतलब एसेट, एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट में दिखाते हैं। जब हम उधार बेचेंगे तो डेटर इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आपका वही डेटर से पैसा ना आकर वो पैसा डूब गया, तो डेटर को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पे डेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, और एसेट्स डिक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में रख देंगे बच्चों। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो किसको डेबिट करना चाहिए, डेबिट में किसको करेंगे बच्चों, बैड डेट्स को। आंसर हो गया बी। राम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हो या डेटर भी कह सकते हो। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि डेबिट में कौन से अकाउंट को दिखाएंगे। तो डेबिट में हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट में अमाउंट को दिखाएंगे। कैश तो आएगा नहीं, पैसा डूब गया, पैसा आपका डूबा है तो कैश तो आएगा नहीं। तो आंसर हो गया बच्चों इसका बी हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड हैज अ 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सोहन, यानी कि सोहन से कितना पैसा लेना है, 35,000। जनवरी 22 को सोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 25,000 टू ए लिमिटेड। सोहन कितना पेमेंट किया, सिर्फ 25,000। तो सोहन डेटर है, सोहन से हम पैसा ले रहे हैं ना। एंट्री किसके बुक में करना है, ए लिमिटेड के बुक में करना है। कौन से डेट में, जनवरी 22। तो जनवरी 22 को क्या हुआ, सोहन से पैसा मिला, तो कैश कम्स इन हुआ डेबिट में। और सोहन से पैसा ले रहे तो सोहन क्या हो गया, गिवर हो गया। कितना लिया, 25,000 लिया। अब तुमको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सटीक बैठ रहा है। देखो तो क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड अकाउंट, नहीं, कैश तो आपका डेबिट में है तो ये नहीं होगा। क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल, सोहन आपका है ना क्रेडिट में, सोहन आपका कौन हो गया, डेटर। और डेटर को ही क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कह लो या अकाउंट रिसीवेबल कह लो। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका, क्रेडिट में अकाउंट रिसीवेबल या डेटर होगा। डेबिट 25,000, देखो अमाउंट भी मैच कर रहा है। तो आंसर हो गया बच्चों इसका बी। सी क्यों नहीं होगा, ए डेटा डेबिट टू द कैश अकाउंट, कैश आपका डेबिट में सही है लेकिन अमाउंट गलत है।
25,000 रिसीव किए ना, अगर यहाँ 25,000 होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन 10,000 कैश रिसीव थोड़ी ना किया, कैश रिसीव 25,000 किया, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। साइड ठीक है बच्चों, डेबिट में कैश है लेकिन अमाउंट गलत है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। चलो नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन आपका कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है? तो आप लोग याद होगा बैलेंस शीट बनाते थे ना, बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज होते हैं, अमाउंट होता है, एसेट्स होता है, और क्या होगा? अमाउंट होगा। तो लायबिलिटीज में हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल और लायबिलिटीज लिखते हैं, और इधर एसेट्स हो गया। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, या कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस शीट। याद है ना? इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? वो अकाउंटिंग इक्वेशन को नहीं, और कंपनी के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कह सकते हो? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सी हो जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट? इनमें से कौन ऑड है? देखो ऑड वन में क्या होगा कि आपका ऑप्शन में पेयरिंग बना दो, और जो पेयर में फिट नहीं बैठता है आपका, वो जो आपका पेयरिंग नहीं होता है, वो आपका ऑड वन हो जाएगा। तो ऑड वन कौन है? प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये फिक्स एसेट्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका फिक्स एसेट्स हो गया। इन्वेंट्री क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है ना। तो कौन सा ऑड वन है? तो ये दोनों तो आपका पेयरिंग बन गया इन दोनों का। कौन सा किसका पेयर नहीं बना? इन्वेंट्री और मटेरियल का। तो ये आपका ऑड वन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। इन्वेंट्री और मटेरियल आपका ऑड वन में आ जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों क्या है? फिक्स एसेट। देखो पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बने वही आपका ऑड वन है। तो क्या हो गया? इन्वेंट्री और मटेरियल। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, द डेट्स रिटेन ऑफ एज बैड, यानी कि जो हमारा जो ड्यू था, डेट का मतलब क्या होता है? बकाया। जो हमारा ड्यू था वो बैड हो गया, मतलब डूब गया। इफ़ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, अगर रिकवर होता है, तो जब बैड डेट्स आपका डूबा हुआ रिकवर हो तो पैसा आ रहा है, तो कैश कम्स इन हो रहा है, डेबिट। और टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट यूज करते हैं, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब क्या होगा ऑप्शन में? डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर, गलत। बैड डेट रिकवर को किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में। क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, गलत। देखो क्रेडिट में तो बैड डेट रिकवर है। डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही। कैश देखो कहाँ है? डेबिट में किया हुआ है, तो डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश टू कैपिटल होगा, दो अकाउंट इफेक्ट हुआ ना, कैश इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ। गुड्स परचेज किए तो परचेज टू कैश हो जाएगा। परचेज मतलब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और कैश आपका यानी कि एसेट डिक्रीज हुआ। तो दो अकाउंट बच्चों, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, टू साइड ऑफ सेम अकाउंट। सेम अकाउंट थोड़ी ना बच्चों, सेम अकाउंट रियल कैश में होता है, ठीक है। सेम अकाउंट आपका कहाँ है? कैश है, कैपिटल है, ये नहीं होगा। द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट, ये तो आपका सेम अकाउंट होगा ही नहीं, तो क्या होगा? टू अकाउंट्स। और दो अकाउंट सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कैश टू कैपिटल डिफरेंट है, परचेज टू कैश क्या है? डिफरेंट है। रेयर केस में आपका सेम अकाउंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या देखा गया है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो दो अकाउंट होता है जो अलग अलग होते हैं, कैश कैपिटल। या अगर नेचर वाइज देखोगे तो सेम होगा। जैसे परचेज आपका है क्या है? एसेट है, तो ये भी आपका एसेट हो गया, ठीक है। तो दो साइड ऑफ सेम अकाउंट हमेशा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। चलो आंसर क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। चलो नेक्स्ट, ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। राम को कैश पे सेल किया, मतलब नगद बेच रहा है, तो बेचोगे कैश पे बेच रहे हो तो कैश कम्स इन हुआ, और सेल इनकम हुआ, कम्स इन डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब देख लो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। देखो क्रेडिट में क्या है? सेल है। राम तो होगा ही नहीं क्योंकि कैश में बेच दिए। बहुत सारा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं राम टू सेल। राम क्या है बच्चों? कस्टमर है,
राम क्या है? कस्टमर है। ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं होगा। कस्टमर को रिकॉर्ड कब करते? जब उधार पे हो, ताकि याद रहे कि उससे हमको पैसा लेना है। पैसा दे दिया तो फिर कस्टमर को क्यों रिकॉर्ड करोगे? कस्टमर का नाम जानकर क्या करोगे? कस्टमर का नाम याद रख के क्या करोगे? उधार बेचने पर हम लोग कस्टमर का अकाउंट यूज करते हैं, ताकि हमें याद रहे कि इस कस्टमर को हमने उधार बेचा है, इससे हमको कलेक्शन करना है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा आपका? कैश, सॉरी क्रेडिट में क्या है? सेल होगा। एक ये क्वेश्चन है आपका, सो द क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों पहले, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। एक ले लो ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक ले लो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग बताओ बच्चों। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होता है? तो देखो, सिर्फ रेंट रहता है तो नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन अगर रेंट के आगे पीछे कुछ लग जाए तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ओके, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या? रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल, आपको पे करना है, मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ओके, परचेज क्या है? परचेज ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट में होता है, एक्सपेंस है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, जिसको आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या है? एसेट है, डेटर को एसेट साइड दिखाते हैं ना। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये आपका पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से। कलेक्टेड यानी कि सेल टैक्स जो कलेक्ट किया वो आपको गवर्नमेंट को देना है, तो पे करना है, तो क्या हो गया? ये लायबिलिटी हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो बच्चों, सिर्फ इंश्योरेंस रहता तो आपका एक्सपेंस होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसका मतलब क्या है कि आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के आगे पीछे कुछ लग जाए, वो कौन सा अकाउंट में दिखा दोगे? पर्सनल अकाउंट में। और प्रीपेड इंश्योरेंस को याद होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन का हम इस तरह का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये हमारे पास जनरल एंट्री है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हीरो ब्रदर्स। आप जब भी जनरल एंट्री बनाओ, फॉर्मेट में बनाओगे, डेट के कॉलम में हम लोग ये सीरियल नंबर दे देंगे, ए और बी। तो चलो, फर्स्ट क्या है? एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1,10,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 85,000 ऑन द ईव ऑफ होली, एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। सब्सिक्वेंट मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ, तो हमें नेक्स्ट मंथ से मतलब नहीं है, हमको करंट मंथ से मतलब है, तो ये एंट्री तो करना ही नहीं है। करंट मंथ में क्या एंट्री करना है कि एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर रहा है, या एम्प्लॉय ने क्या इन्वेंट्री लिया, तो इसका मतलब क्या हो कि उसको हम सैलरी दिए ना, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होता है डेबिट में। लेकिन पैसा नहीं दिए बच्चों, पैसा की जगह वो क्या लेकर गया? गुड्स लेकर गया, तो गुड्स आपका क्या होगा? परचेज से माइनस होगा ना। देखो, एक चीज़ बता देते हैं बच्चों, परचेज जब इंक्रीज करता है तो डेबिट में दिखा दो, परचेज जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। उसी तरह सेल अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में दिखा दो, और सेल अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट में दिखा दो। तो सेल डिक्रीज करता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बच्चों? सेल्स रिटर्न। जब रिटर्न करते हैं तो डेबिट में दिखाते हैं ना सेल्स रिटर्न को। तो परचेज आपका इंक्रीज करता है डेबिट, लेकिन यहाँ पे तो इम्प्लॉय गुड्स लेके जा रहा है, तो परचेज डिक्रीज हो रहा है ना, कहाँ रख देंगे? क्रेडिट में। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक ये आपका वैल्यू हो गया 1,10,000 और कॉस्ट कितना है? 85। तो कंजर्वेटिव में कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं बच्चों कि लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करो, यानी कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो छोटा वैल्यू है उसको लेते हैं, तो कितना वैल्यू ले लेंगे? 85,000। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ रुपीज, या ऐसे से भी आई तो बीइंग एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री, बस बच्चों ए नंबर, इसको फॉर्मेट में बना लोगे। बी नंबर देखो क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 15,000 वाज पेड आउट ऑफ पेटी कैश, यानी कि मालिक अपना टैक्स लायबिलिटी पेड कर रहा है बिजनेस के पैसे से, तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना। कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ड्राइंग।
ड्राइंग आपका एक्सपेंस है डेबिट, या ड्राइंग आपका कैपिटल को डिडक्ट करता है तो डेबिट में दिखाएंगे, या प्रोपराइटर क्या कर रहा है, बिजनेस से पैसा ले रहा है लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, इनकम टैक्स लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, तो यहाँ पे प्रोपराइटर रिसीवर हो गया तो डेबिट। देखो ड्राइंग को डेबिट में दिखाने का दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखेंगे तो प्रोपराइटर रिसीवर हो रहा है इसलिए डेबिट में दिखा है, और दूसरा है कि ड्राइंग को डेबिट में दिखाने का मतलब है कि कैपिटल से माइनस करते हैं ना, कैपिटल से डिक्रीज कर रहे इसलिए डेबिट में दिखा दिया। और टू क्या जा रहा है बच्चों, बिजनेस से कैश की जगह पेटी कैश जा रहा है तो पेटी कैश दे दो, टू पेटी कैश अकाउंट। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है तो गोज आउट कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। कौन सा कैश, पेटी कैश। अमाउंट दे दो 15,000। तो बच्चों इसका आप जनरल एंट्री बनाओगे, फॉर्मेट में बनाओगे। चलो नेक्स्ट, नरेशन लिख दोगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर पेड आउट ऑफ पेटी कैश। ओके नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन द मिसिंग अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो फर्स्ट वाला करते हैं। देखो एसेट्स इक्वल क्या पता है अकाउंटिंग इक्वेशन से, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हम लोग के पास कितना है 15 लाख का, और लायबिलिटीज कितना है 250 है, प्लस कैपिटल। तो कैपिटल निकाल लोगे ना, कैपिटल कितना आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 15, 250 आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 12,50,000। सिंपल है ये। सेकेंड देखो एसेट्स निकालने हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज कर लो, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे हम एसेट्स निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास लायबिलिटीज दिया है 2 लाख का और कैपिटल कितना का दिया है 1 लाख का दिया हुआ है। कितना हो गया आपके पास 3 लाख हो गया। तो एसेट्स निकल गया आपका 3 लाख एसेट्स, और कैपिटल आपका कितना 12,50,000 हो गया इसका आंसर बच्चों। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। केवल एसेट्स को देखना है बच्चों कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कोई चेंजेस नहीं। तो फर्स्ट नंबर देख लो बच्चों, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ, मतलब कि क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है, मशीन आप क्या कर रहे हो क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इफेक्ट क्या होगा कि ऑफिस इक्विपमेंट खरीदोगे तो आपका एसेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स का इनफ्लो हो रहा है ना, एसेट्स आ रहा है मतलब कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है बच्चों। उधार पे खरीदेंगे तो पैसा तो नहीं जाएगा, तो नो आउटफ्लो ऑफ कैश, नो आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है बच्चों। बस यही इसका आंसर है, लिखना है। सेकेंड है कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विस, आप पैसा ले रहे हो कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश क्या है एसेट है, एसेट से इंक्रीज होगा। यानी कि जब आप रिपेयर सर्विसेज दे रहे हो आप बदले में जो कैश ले रहे हो इससे आपका क्या हो रहा है कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश एसेट होता है मीन्स एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। सी नंबर है विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जा रहा है। तो पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग का मतलब कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज फ्रॉम कैपिटल दे दो। और कैश आपका क्या हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेट्स भी आपका डिक्रीज हो रहा है बच्चों। तो विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ऑनर ऑफ पर्सनल यूज का मतलब कि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है मालिक प्रोपराइटर, तो बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो रहा है मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। अब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं, या ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है तो कैपिटल में भी डिक्रीज हो रहा है बच्चों। चलो फोर्थ नंबर है हायर्ड एंड एम्प्लॉयज एज सेल्स मैनेजर ऑफ द साउथ विंग। एम्प्लॉय हायर करना क्या होगा, इससे आपका एसेट्स इफेक्ट नहीं होता है, एसेट्स का भी इफेक्ट होता है जब इसको हम सैलरी पेड करते हैं। तो सिर्फ एम्प्लॉय को हायर करना इससे हमारा ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में करते हैं, यहाँ पे कहीं पे पैसे उसे की बात हो रही है क्या, ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो जब ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो ना तो लायबिलिटी इफेक्ट होगा, ना एसेट इफेक्ट होगा, ना कैपिटल इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं, नो चेंज बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो बच्चों,
एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, वीडियो पॉज करके, या ऐसे ही पढ़ लो आप लोग इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके पढ़ लो बच्चों। वीडियो पॉज करके पढ़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सूरज pertaining to year ended 31st March 2023. Find the missing figure showing working to support your answer. मतलब बच्चों आपको क्या करने हैं, आपको मिसिंग फिगर निकालने, मिसिंग वैल्यू निकालने। तो देखो क्या क्या है, मशीनरी तो दिया है, अकाउंट पेबल भी दिया है, इन्वेंट्री भी दिया है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल भी दिया है, कैश निकालना है बच्चों, बैंक भी दिया है, ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, लोन निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लॉस भी दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका सेल दिया है 15,50,000, जिसमें 15 लाख आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ तो हमारा निकल ही रहा है। देखो हमने टोटल सेल किए थे 15,50,000 का, 15 लाख रिसीव कर लिए, तो बाकी तो आपका ड्यू रह गया ना, मतलब डेटर। बाकी आपका ड्यू रह गया मतलब डेटर। डेटर कितना क्रेडिट हो गया ना, 15,50,000 आप सेल किए थे, जिसमें 15 लाख आपने रिसीव्ड कर लिया, तो आपका डेटर बैलेंस कितना बच रहा है, 50,000। तो डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा फाइंड आउट करना ही था, कितना ट्रेड रिसीवेबल है, 50,000। सिंपल है, सेल करते हैं, दो तरह का सेल करते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो जितना सेल किए, जितना कैश आ गया है वो आपका कैश में, और जितना आपका उधार रह गया अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है वो किस में रखते हैं हम लोग, डेटर बैलेंस में। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना है, 50,000। कहाँ था ये, बी हमारा आ गया 50,000। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, अब देखोगे क्वेश्चन में, देखो एक टोटल आपका क्या कहते हैं, कहाँ गया, टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ आपका 14 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल क्या होता है, टोटल कैप एसेट्स होता है ना, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टोटल एसेट, पता पड़े हो ना बैलेंस शीट में। अब टोटल लायबिलिटीज में ध्यान देना कैपिटल भी इंक्लूड है, तो हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या लेते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या लेते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो दोनों मिलाकर 14 लाख दिया हुआ, तो लायबिलिटीज टोटल हो गया, तो आपका टोटल एसेट्स भी हो गया बच्चों। तो टोटल एसेट्स हमारा, टोटल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैपिटल, 14 लाख। इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज आपका है 14 लाख इंक्लूडिंग कैपिटल। तो टोटल एसेट्स भी क्या होगा आपका, 14 लाख होगा, यानी कि जितना लायबिलिटीज उतना ही ना एसेट्स हो गया। तो टोटल एसेट्स आपका 14 लाख हो गया। अब इसमें देखो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल तो हमने निकाल लिए। अब टोटल एसेट्स में मेरे पास क्या है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, कैश तो बच्चों निकालने हैं, बैंक है, और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, बस यही सब है ना। तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स मेरे पास है, तो टोटल एसेट्स में हमारे पास आइटम क्या क्या दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री के बाद देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, कैश तो हमको निकालने हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है आप उसको फिट कर दो। टोटल एसेट्स हमारा 14 लाख ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए। कैसे निकाले, टोटल लायबिलिटीज बराबर टोटल एसेट्स बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब मशीनरी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12 लाख। इन्वेंट्री अपने पास है 80,000। कैश बच्चों फाइंड आउट करना है, तो कैश रहने दो। बैंक कितना है अपने पास, 60,000। अब प्लस ट्रेड रिसीवेबल अभी हमने निकाला कितना, 50,000। तो कैश निकल जाएगा ना। कैश कैसे निकलेगा, सबको इधर ले आओगे तो 14 लाख ये हो गया, इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 12,80,000, 12,80,000 और 60,000, 13,40,000, 13,90,000 हो रहा है बच्चों। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, अगर हम गलत हो तो 10,000, यानी कैश आपका कितना, रुको गलत क्या होना, हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसको। आपका हो गया 12 लाख
12 लाख प्लस 80 प्लस 60 प्लस 50, आपका 1390 आ गया। सबको इधर ले आया तो कैश आपका कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो कैश बच्चों हम लोग का आ गया 10,000 आ गया कैश। अब देखो क्या क्या निकालने थे हमें निकालने थे ट्रेड रिसीवेबल, कैश तो निकाल लिए, ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल लिए, दो चीज़ निकाल लिए ना बच्चों। अब हमें क्या निकालने हैं, एक देखोगे लोन है और एक क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पे देखो लॉस दिया हुआ है ना, तो तुम लोग को याद होगा जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद एडिशनल कैपिटल रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस है तो लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ड्राइंग को भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तब ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है तो हमारा क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने हैं ना, तो क्लोजिंग कैपिटल का इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट लॉस अब माइनस ड्राइंग। अब इससे तुम निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल अपना बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, हाँ 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। और एडिशनल कैपिटल देखो कितना अपने पास, एडिशनल कैपिटल कहाँ है होना चाहिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस देखो 1 लाख। और नेट लॉस माइनस करते हैं, नेट लॉस भी अपने पास है 35,000। और ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो कितना हो गया 10,65,000, ये अपना क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तब जब क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो अब हमको क्या निकालने हैं, क्लोजिंग कैपिटल भी अपने पास आ गया। अब हमको निकालना है लोन बच्चों। तो लोन आप कैसे निकाल सकते हो, तो देखो टोटल लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, टीएल समझ जाओगे, टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ में क्या क्या ले लेते हैं, कैपिटल, देखो क्या क्या लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटीज़ में कैपिटल निकाल लिए, प्लस एक और लायबिलिटी है अकाउंट पेबल, एपी लिख देंगे समझ जाओगे, अकाउंट पेबल। अब प्लस एक और लायबिलिटी कितना है, लोन है, बस यही ना इन्फॉर्मेशन में है। टोटल लायबिलिटी अपने पास है कितना है, टोटल लायबिलिटी 14 लाख। और कैपिटल हम लोग अभी निकाले, कितना निकाले, 10,65,000। अब प्लस अकाउंट पेबल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख। तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 14 लाख इक्वल कितना होगा, 11,65,000, 10,65,000 और 1 लाख, ठीक है। एक सेकेंड, अब प्लस क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा बच्चों। कैपिटल 1065 प्लस अकाउंट पेबल 1 लाख, अब प्लस ये लोन लेंगे ना, तो 14 लाख इक्वल 1165 प्लस लोन। तो इस इक्वेशन से लोन निकाल लो, ये इधर आ जाएगा। तो 14 लाख अब माइनस क्या हो जाएगा, 1165। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो बच्चों हमारा आएगा कितना आएगा, 2,35,000 आ जाएंगे बच्चों, 2 लाख। तो 2,35,000 क्या हो गया आपका, लायबिलिटी सॉरी लोन हो गया। तो हमने सारा मिसिंग वैल्यू निकाल लिया। जिस बच्चे को डाउट हो फिर से बैक में जाकर देख लोगे कैसे कैसे कैलकुलेशन किया हमने। देखो सबसे पहले हमको निकालना था कैश हमारा आ गया था 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 50,000 निकाल लिए, लोन अभी निकाले हमने कितना, 2,35,000। अब क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाले 10,65,000 बच्चों। तो ये ABCD 4 मिसिंग फिगर था, ये 4 मिसिंग फिगर निकाल लिए बच्चों। तो इस तरह से चैप्टर 2 का यूनिट 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये हमारा था जनरल एंट्रीज, और इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा लेक्चर हम लोगों ने किए, टोटल 6 लेक्चर्स है, और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडे को बच्चों क्या कहते हैं, CA फाउंडेशन का मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। तो कोई भी बच्चे मिस नहीं करोगे, मंडे से आप लोग का मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स में हमारा कौन सा टॉपिक होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर 2 का यूनिट 1 तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। फिर मैथ के बाद फिर हम लोग जब अकाउंटिंग में आएंगे तब इसको हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे से बच्चों मैथ से स्टार्ट होगा,
तब तक आप लोग का काम क्या है कि जितना भी अकाउंटिंग का लेक्चर हुआ है सारे को आप लोग कई बार देख लो, रिवाइज कर लो, अगर चाहते हो एग्ज़ाम क्रैक करना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।